नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में जीव विज्ञान क्लास 10 का जीव विज्ञान ऑल चैप्टर मैराथन चल रहा है। फिजिक्स कंप्लीट कर दिए, अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। ऑल टू ऑल चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। प्लीज़ माई चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। चलिए चालू करते हैं। ये अध्याय 1 जैव प्रक्रम। अध्याय 1 जैव प्रक्रम। आइए, पोषण क्या है, पोषण के बारे में। पोषण की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? पोषण की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं? स्वपोषी। पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं? स्वपोषी करते हैं। पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं? स्वपोषी करते हैं। मनुष्य किस प्रकार का पोषण करते हैं? मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है? परपोषी। परपोषी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे में हरित वर्णक का नाम क्या है? पौधे में हरित वर्णक का नाम क्या है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। प्रकाश संश्लेषण की अंतिम उपज क्या है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की अंतिम उपज क्या है? ग्लूकोज है। पौधे में जल का अवशोषण किससे होता है? पौधे में जल का अवशोषण किससे होता है? जड़ों से होता है। जड़ों से होता है। जड़ों से होता है। पत्तियों में वायु का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र। रंध्र से। पत्तियों में वायु का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र से होता है। किससे होता है? रंध्र से होता है। रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं। आइए, प्रकाश संश्लेषण का वह प्रकाश संश्लेषण का वह उप उत्पादक क्या है? उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। परजीवी पौधे का उदाहरण क्या है? खसखस। परजीवी पौधे का उदाहरण क्या है? खसखस है। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण क्या है? पिचर प्लांट। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण क्या है? पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट। सजीवी पौधे का उदाहरण क्या है? लाइकेन। सजीवी पौधे का उदाहरण क्या है? लाइकेन है। लाइकेन है। लाइकेन है। अमीबा में पोषण का प्रकार क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक। अमीबा में पोषण का प्रकार क्या है? होलोजोइक है। होलोजोइक है। अमीबा भोजन ग्रहण किससे करता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। अमीबा भोजन ग्रहण किससे करता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। अमीबा में भोजन कहाँ पचता है? भोजन रिक्तिका। अमीबा में भोजन कहाँ पचता है? भोजन रिक्तिका। मानव मानव पाचन तंत्र का पहला अंग कौन है? मानव पाचन का पहला अंग कौन है? मुख है। मुख है। मुख है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक पाया जाता है। अमाशय में प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम कौन है? पेप्सिन। आमाशय में प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। पीत रस कौन सा अंग बनाता है? यकृत। पीत रस जो है कौन सा अंग बनाता है? यकृत। पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में। अग्नाशय। अग्नाशय कौन सा रस शोषित करता है? अग्नाशयी रस। अग्नाशय कौन सा रस शोषित करता है? अग्नाशयी रस। वसा में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेस। वसा में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेस है। प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन है? ट्रिप्सन। 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 प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा? ट्रिप्सन है। ट्रिप्सन है। ट्रिप्सन है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? इमाइलेज है।
कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? इमाइलेज है। 28 नंबर आइए। वसा का पाचन किस रस में होता है? पीत रस में। वसा का पाचन किस रस में होता है? पीत रस में होता है। छोटी आंत की भीतरी परत में कौन सी संरचना होती है? छोटी आंत की भीतरी परत में कौन सी संरचना होती है? विली संरचना होती है। विली विली विली। विली का कार्य क्या है? अवशोषण करते। विली क्या कर विली क्या है? अवशोषण करता है। विली क्या करता है? अवशोषण करता है। भोजन में गति किस प्रकार से होती है? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस। भोजन की गति किस प्रक्रिया से होती है? पेरिस्टालसिस 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 पेरिस्टालसिस। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। पाचन के बाद बनने वाला अपशिष्ट क्या कहलाता है? मल। पाचन के बाद बनने वाला अपशिष्ट क्या कहलाता है? मल। पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? HCl। पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? HCl। पीत पीत रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? कोई नहीं। पीत रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? कोई नहीं एंजाइम पाए जाते हैं। वसा को छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या है? वसा को छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या है? इमसीकरण। इमल्सीकरण इमल्सीकरण। पीत रस का रंग क्या होता है? हरा। पीत रस का रंग क्या होता है? हरा होता है। पीत रस का रंग क्या होता है? हरा होता है। पीत रस कहाँ शोषित होता है? पीत रस कहाँ शोषित होता है? यकृत में होता है। यकृत में होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है। लगभग 6 मीटर होती है। प्रोटीन से बनने वाला सरल तत्व क्या है? अमीनो अम्ल है। प्रोटीन से बनने वाला सरल तत्व क्या है? अमीनो अम्ल है। वसा से बनने वाला सरल तत्व क्या है? फैटी एसिड है। वसा से बनने वाला सरल सरल तत्व क्या है? फैटी एसिड है। कार्बोहाइड्रेट से बनने वाला सरल तत्व क्या है? ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट से बनने वाला सरल तत्व क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज है। ग्लूकोज है। ग्लूकोज है। ग्लूकोज है। ग्लूकोज है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है। अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? अमाशय के नीचे। अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? अमाशय के नीचे। यकृत का रंग क्या होता है? लाल भूरा। यकृत का रंग क्या होता है? लाल भूरा। भोजन के अपघटन से कौन सी ऊर्जा मिलती है? ATP। भोजन के अपघटन से कौन सी ऊर्जा मिलती है? ATP। शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है? शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है? ATP है। ATP है। संतुलित आहार का मुख्य घटक क्या है? संतुलित आहार का मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन है। संतुलित आहार का मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है। प्रोटीन है। प्रोटीन है। प्रोटीन है। संतुलित आहार में वसा का कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रह। संतुलित आहार में वसा का कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रह है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाइसियोरकर। क्वाइसियोरकर। पाचन की अंतिम क्रिया क्या है? अवशोषण है। पाचन की अंतिम क्रिया क्या है? अवशोषण है। कुपोषण किस कारण से होता है? पोषण पोषण तत्वों की कमी से। पोषण तत्वों की कमी से। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। दांत का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेबल। दांत का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेबल है। दांत का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेबल। भोजन में रेशा किस तत्व से प्राप्त होता है? भोजन में रेशा किस तत्व से प्राप्त होता है? पौधे से होता है। पाचन तंत्र की अंतिम क्रिया क्या है? उत्सर्जन। पाचन तंत्र की अंतिम क्रिया क्या है? उत्सर्जन है। पाचन में मुख्य सहायक रस कौन सा है? अग्नाशयी रस है। पाचन में मुख्य रस
मुख्य सहायक रस कौन सा है? अग्नाशयी रस है। पाचन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। पाचन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? अग्नाशय। प्रकाश संश्लेषण की दर पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन या रात में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन या रात में होती है? पौधे ऊर्जा किस रूप में संग्रह करते हैं? स्टार्च। पौधे ऊर्जा किस रूप में संग्रह करते हैं? स्टार्च। स्टार्च की पहचान किससे होती है? आयोडीन की। स्टार्च की पहचान किससे होती है? आयोडीन की। अमीबा में पाचन किस प्रकार का होता है? अंतःकोशिकीय। अमीबा में पाचन किस प्रकार का होता है? अंतःकोशिकीय। मनुष्य में पाचन किस प्रकार का होता है? बहुकोशिकीय। मनुष्य में पाचन किस प्रकार का होता है? बहुकोशिकीय। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल अवशोषण। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल अवशोषण। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल अवशोषण होता है। मानव शरीर में सबसे लंबा अंग कौन सा है? छोटी आंत। मानव शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा है? सबसे लंबा अंग कौन सा? छोटी आंत है। प्रकाश संश्लेषण का सबसे सबसे उपयुक्त रंग कौन सा है? नीला। प्रकाश संश्लेषण का सबसे उपयुक्त रंग कौन सा है? नीला है। क्या है? नीला है। नीला है। पाचन तंत्र क्या है? स्विस्तार बताइए। पाचन तंत्र क्या है? स्विस्तार बताइए। पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र है। पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो भोजन को सरल रूप में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो भोजन को सरल रूप में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। जो भोजन को सरल रूप में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें मुख्य ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुर्दा प्रमुख अंग है। इसमें ग्रसनी हुआ, ग्रास नली हुआ, आमाशय हुआ, छोटी आंत हुआ, बड़ी आंत हुआ, मलाशय हुआ और गुर्दा प्रमुख अंग है। मुख में लार द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है। मुख में जो है लार द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ते हैं। आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन प्रोटीन से तोड़ते हैं। छोटी आंत में अग्नाशय रस, पीत रस और आंत्र रस भोजन को पूर्ण पाचन करते हैं। छोटी आंत में जो है अग्नाशय रस, पीत रस और आंत्र रस भोजन का पूर्ण रूप करते हैं तथा बिजली द्वारा पोषण तत्व रक्त में अवशोषित होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और अपचे पदार्थ से मल बनता है। अंत में मल गुदा में बाहर निकलता है। पाचन तंत्र शरीर को आवश्यक पोषण तत्व से ऊर्जा प्रदान का स्वास्थ्य बनाए रखता है। पाचन तंत्र शरीर को आवश्यकता पोषण तत्व और ऊर्जा प्रदान का स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। मनुष्य के शरीर में वसा का मुख्य कार्य क्या है? मनुष्य के शरीर में वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रह करना। पाचन की अंतिम क्रिया कौन सी है? पाचन की अंतिम क्रिया कौन सी है? अवशोषण है। पाचन की अंतिम क्रिया कौन सी है? अवशोषण। पाचन की अंतिम क्रिया कौन सी है? अवशोषण। पाचन की अंतिम क्रिया कौन सी है? अवशोषण है। पीतरस कहाँ बनता है? यकृत में। पीतरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। आमाशय में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आमाशय में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फागोसाइटोसिस। ये शोषण में दूसरा चैप्टर।
शोषण क्या है? अपघटन। शोषण क्या है? अपघटन है। शोषण में कौन सी गैस ली जाती है? शोषण में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन गैस ली जाती है। शोषण में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन गैस ली जाती है। शोषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। शोषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। शोषण की मूल इकाई क्या है? कोशिका। शोषण की मूल इकाई क्या है? कोशिका। शोषण की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिकीय शोषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय शोषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा ऊर्जागृह। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जागृह। शोषण के दौरान कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? एटीपी। शोषण के दौरान कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? एटीपी होती है। एटीपी होती है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? ए एनोड एडेनोसिस सिन ट्राइफास्फोट। ट्राइफास्फोट। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? एटीपी। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? एटीपी। मनुष्य में शोषण का प्रकार क्या है? वायवीय। मनुष्य में शोषण का प्रकार क्या है? वायवीय है। वायवीय शोषण में कौन सी गैस आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। वायवीय शोषण में कौन सी गैस आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होती है। और वायवीय शोषण में कौन सी गैस अनुपस्थित अनुपस्थित रहती है? ऑक्सीजन। और वायवीय शोषण में कौन सी गैस अनुपस्थित रहती है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में शोषण अंग कौन से हैं? फेफड़े। मानव शरीर में शोषण अंग कौन से हैं? फेफड़े। शोषण तंत्र की छोटी इकाई क्या है? एलिवियोलाई। शोषण तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? एलिवियोलाई। शोषण तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? एलिवियोलाई। शोषण में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोलाई। शोषण में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोलाई। शोषण की दर किस किस अंग शोषण की दर किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। एल्वियोलाई की दीवार कैसी होती है? पतली। एल्वियोलाई की दीवार कैसी होती है? पतली होती है। एल्वियोलाई की दीवार कैसी होती है? पतली होती है। पतली होती है। शोषण में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? रासायनिक। शोषण में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? रासायनिक। मनुष्य में शोषण की औसत दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। मनुष्य में शोषण की औसत दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। 16 से 18 बार प्रति मिनट। 16 से 18 बार प्रति मिनट। फेफड़े को कौन सा झिल्ली ढकती है? प्लूरा। प्लूरा। फेफड़े को कौन सी झिल्ली ढकती है? प्लूरा। 21 नंबर। फेफड़े तक वायु पहुंचाने वाली नली क्या है? फेफड़े तक वायु पहुंचाने वाली नली क्या है? श्वास नली है। श्वास नली है। श्वास नली दो भागों में कहाँ विभाजित होती है? ब्रोंकाई। श्वास नली दो भागों में कहाँ विभाजित होती है? ब्रोंकाई। शोषण के दौरान वायु अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शोषण के दौरान वायु अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शोषण कहलाती है। वायु बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? उच्छ्वसन। वायु बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्छ्वसन। 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 शोषण के दौरान कौन कौन सा अवयव ऊपर नीचे होता है? डायफ्राम। शोषण के दौरान कौन सा अवयव ऊपर नीचे होता है? डायफ्राम। डायफ्राम का कार्य क्या है? शोषण नियंत्रित करना। डायफ्राम का कार्य क्या है? शोषण नियंत्रित करना। वायवीय शोषण की उपज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वायवीय शोषण की उपज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वो वायवीय शोषण की उपज क्या है? अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। वो वायवीय शोषण की उपज क्या है? अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। मनुष्य में वायवीय शोषण कहाँ होता है? पेशियों में। मनुष्य में वायवीय शोषण कहाँ होता है? पेशियों में। अधिक व्यायाम करने पर कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। अधिक व्यायाम करने पर कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। पौधे में शोषण किस भाग में होता है? सभी कोशिकाओं में। पौधे में शोषण किस भाग में होता है? सभी कोशिकाओं में। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र से। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र से होता है।
कवक कवक में शोषण का प्रकार क्या है? अवायवीय। कवक में शोषण का प्रकार क्या है? अवायवीय। कवक में शोषण का प्रकार क्या है? अवायवीय है, अवायवीय है, अवायवीय है, अवायवीय है। शरीर में शोषण के समय उत्पन्न गर्मी को क्या कहते हैं? उष्मा। शरीर में शोषण के समय उत्पन्न गर्मी को क्या कहते हैं? उष्मा। मानव शरीर में गैसों का परिवहन कौन करता है? रक्त। मानव शरीर में गैसों का परिवहन कौन करता है? रक्त। ऑक्सीजन रक्त में किसके द्वारा वहन की जाती है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन रक्त में किसके द्वारा वहन की जाती है? हीमोग्लोबिन। श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने वाला अला अंग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन तंत्र क्या है? विस्तार बताइए। श्वसन तंत्र क्या है? विस्तार बताइए। श्वसन श्वसन तंत्र शरीर का वह अंग है। श्वसन तंत्र शरीर का वह वह तंत्र है जो ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। श्वसन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसके प्रमुख अंग है नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, ब्रोंकस और फेफड़े। इसके प्रमुख अंग हैं नाक, ग्रस नली, कंठ, श्वास नली, ब्रोंकस और फेफड़े। नाक से वायु अंदर जाती है, नाक से वायु अंदर जाती है और श्वसन नली के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचती है और श्वास नली के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़े में एल्वियोलाई नामक सूक्ष्म थैलियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों में एल्वियोलाई नामक सूक्ष्म थैलियों में गैसों का आदान प्रदान होता है जहाँ ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यहाँ ऑक्सीजन रक्त में मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया 2 चरणों की होती है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। प्रश्वसन और उत्सर्जन। श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा बनती है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा बनती है। श्वसन तंत्र शरीर को ऊर्जा प्रदान कर जीवित रहने में सहायता करती है। श्वसन तंत्र शरीर को ऊर्जा प्रदान कर जीवित रहने में सहायता करती है। जीवित रहने में सहायता करती है। कोशिकीय शोषण किस अंग में होता है? कोशिकीय शोषण किस अंग में होता है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। कौन सी है? ऑक्सीजन है। मनुष्य के फेफड़े तक वायु कौन सी नली द्वारा पहुंचती है? मनुष्य के फेफड़े तक वायु कौन सी नली द्वारा पहुंचती है? श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली। अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप मनुष्यों की पेशियों में कौन सा अम्ल बनता है? अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप मनुष्यों की पेशियों में कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। श्वसन के दौरान शरीर में गैसों का परिवहन कौन करता है? रक्त। श्वसन के दौरान शरीर में गैसों का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। आइए परिवहन का चैप्टर से। मनुष्य में परिवहन तंत्र का मुख्य भाग कौन है? मनुष्य में परिवहन तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? हृदय है। हृदय है। मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा प्रभावित होती है? रक्त वाहिका के द्वारा। मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा प्रभावित होती है? रक्त वाहिका द्वारा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष? 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय की दाएं भाग में कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध। मानव हृदय के दाएं भाग में कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। मानव हृदय के बाएं भाग में कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त होता है। बाएं भाग में शुद्ध, दाएं भाग में अशुद्ध। मानव हृदय का पेस मेकर क्या कहलाता है? एस ए नोड। मानव हृदय का पेस मेकर क्या कहलाता है?
एस ए नोड, एस ए नोड, एस ए नोड, एस ए नोड। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर, पेसमेकर, पेसमेकर। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन का। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किस किस गैस को वहन करता है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन किस गैस को वहन करता है? ऑक्सीजन। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेटस। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेटस होता है, प्लेटलेटस होता है, प्लेटलेटस होता है। रक्त रक्त में संक्रमण से रक्षा कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्त में संक्रमण से रक्षा कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रक्त में पोषक तत्व कौन वहन वहन करता है? प्लाज्मा। रक्त में पोषक तत्व कौन वहन करता है? प्लाज्मा। मनुष्य का हृदय किस प्रकार का होता है? चार कक्षीय। मनुष्य का हृदय किस प्रकार का है? चार कक्षीय है। रक्त के फेफड़े तक जाने वाली धमनी कौन सी है? रक्त के फेफड़े तक जाने वाली धमनी कौन सी है? फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी धमनी। फेफड़े से हृदय में आने वाले शिरा कौन सी है? फुफ्फुसी शिरा, फुफ्फुसी शिरा। फेफड़े से हृदय हृदय आने में होने वाली शिरा, हृदय आने वाली शिरा बोले फुफ्फुसी। और रक्त से फेफड़े तक जाने वाली धमनी फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी धमनी। धमनियों में किस किस प्रकार का रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। धमनियों में किस प्रकार का रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। शिराओं में किस प्रकार का रक्त होता है? और शुद्ध। शिराओं में किस प्रकार का रक्त होता है? और शुद्ध रक्त होता है। शिराओं में और शुद्ध, और धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिगोमेनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिगोमेनोमीटर। रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? 120 से 80 mmHg। रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? 120 से बटे 80। रक्त का जमना किस तत्व से होता है? फाइब्रिनोजेन। रक्त का जमना किस तत्व से होता है? फाइब्रिनोजेन। मनुष्य में रक्त परिसंचरण का प्रकार क्या है? द्विगुणित परिसंचरण। मनुष्य में रक्त परिसंचरण का प्रकार क्या होता है? द्विगुणित परिसंचरण। हृदय में रक्त को बाहर निकालने वाली धमनी कौन सी है? महाधमनी। हृदय से रक्त को बाहर निकालने वाली धमनी कौन सी है? महाधमनी है, महाधमनी है। पौधे में जल के परिवहन का सिद्धांत किसने दिया? डिक्सन। पौधे में जल के परिवहन का सिद्धांत किसने दिया? डिक्सन ने दिया। रक्त का सबसे अधिक भाग कौन सा होता है? रक्त का सबसे अधिक भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? गुद्दा। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? गुद्दा है। रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा है? गुद्दा है। गुद्दे की संरचना इकाई क्या है? नेफ्रॉन। गुद्दे की संरचना इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में छानने की प्रक्रिया कहाँ कहाँ होती है? ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन में छानने की प्रक्रिया कहाँ होती है? ग्लोमेरुलस। मूत्र किस अंग द्वारा श्वसित होता है? मूत्राशय, मूत्राशय, मूत्राशय। शरीर में अपशिष्ट बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसर्जन। शरीर में अपशिष्ट बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसर्जन कहलाती है। पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम से होता है। पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम से होता है। पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम से होता है। पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम से होता है, फ्लोएम से होता है, फ्लोएम से होता है। पौधे में जल का ऊपर की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। पौधे में जल का ऊपर की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। फ्लोएम में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जीवित कोशिका से।
फ्लोएम में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जीवित कोशिकाओं से। जाइलम में जल किसके द्वारा प्रवाहित होता है? मृत कोशिका से। जाइलम में जल किसके द्वारा प्रवाहित होता है? मृत कोशिकाओं से। पौधे में जल के ह्रास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। पौधे में जल के ह्रास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। परिवहन तंत्र क्या है? विस्तार बताइए। परिवहन क्या है? रख विचार बताइए। परिवहन शरीर परिवहन जो है, परिवहन तंत्र शरीर का वह तंत्र है। परिवहन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो रक्त, ऑक्सीजन, हार्मोन तथा पोषक तत्वों को शरीर के प्रत्येक भाग को पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो रक्त, ऑक्सीजन, हार्मोन तथा पोषक तत्वों को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों में बाहर निकलता है। और क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों में बाहर निकालता है। इसके मुख्य अंग हैं हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ। हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ। हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय क्या है? पेशीय अंग जो रक्त को पंप करता है, जो रक्त को पंप करता है। रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती है। रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती है: धमनी, शिरा और कोशिका। धमनियाँ हृदय से रक्त को शरीर तक पहुँच ले जाती है। धमनियाँ हृदय से रक्त को शरीर तक ले जाती है। शिराएँ रक्त को वापस हृदय तक लाती है। शिराएँ रक्त को वापस तक ले जाती है। और कोशिकाएँ सूक्ष्म तक वाहिकाएँ हैं। कोशिकाएँ सूक्ष्म तक वाहिकाएँ हैं। जहाँ पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जहाँ पदार्थों का आदान प्रदान होता है, रक्त शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाकर ऊर्जा प्रदान करता है। परिवहन तंत्र शरीर के सभी अंगों को सक्रिय रखता है और जीवन क्रियाओं को बनाए रखता है। धमनी हृदय से रक्त को शरीर, शिराएँ रक्त को वापस हृदय में। हृदय हृदय की कार्यविधि क्या है? विस्तार बताएं। हृदय की कार्यविधि क्या है? विस्तार बताएं। हृदय की कार्यविधि में रक्त का परिसंचरण शामिल होता है। हृदय की कार्यविधि में रक्त का परिसंचरण शामिल होता है। हृदय 4 कक्षा वाला पेशीय अंग है। हृदय जो है 4 कक्षा वाला पेशीय अंग है। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बाईं निलय। शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं अलिंद में आता है। शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं अलिंद में आता है, फिर दाएं निलय में फेफड़े में भेजता है, फिर दाएं फेफड़े में भेजता है। यहाँ जल ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। यहाँ जहाँ यह ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, यह रक्त बाएं अलिंद में लौटकर बाएं निलय में पूरे शरीर में पंप करता है। हृदय लगातार संकुचन सिस्टोल और प्रशासन डायस्टोल करता है, जिससे रक्त का प्रभाव बना रहता है। यह प्रक्रिया की हृदय की कार्यविधि कहलाती है और यह शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन व पोषण तत्व उपलब्ध कराती है। मनुष्य को हृदय में कुल कितने कक्ष हैं? मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष हैं? 4 कक्ष हैं। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष हैं? 4 कक्ष हैं। फुफ्फुसी धमनी किस प्रकार का रक्त वहन करती है? फुफ्फुसी धमनी किस प्रकार का रक्त वहन करती है? किस प्रकार रक्त वहन करती है? अशुद्ध रक्त। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। मनुष्य के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाला अंग कौन सा है? गुद्दा। मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाला अंग कौन सा है? गुद्दा है। कौन सा है? गुद्दा है। पौधे में जल का ऊपर की ओर प्रवाह किस कारण से होता है? वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव से। पौधे में जल का ऊपर की ओर
प्रवाह किस कारण से होता है? वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। आइए उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं अब। चलिए, उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट निष्कासन है। उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट निष्कासन है। मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? गुद्दा है। मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग क्या है? गुद्दा है। गुद्दे की संरचना इकाई क्या है? गुद्दे की संरचना इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। गुद्दे की संरचना इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में छानने की प्रक्रिया कहाँ होती है? गलो ग्लोमेरुलस से। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की अंतिम अवस्था क्या है? नलिकीय श्वसन। नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की अंतिम अवस्था क्या है? नलिकीय श्वसन। गुर्दे में रक्त छानने वाली कोशिकाएं का समूह क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। गुर्दे में रक्त छानने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। गुर्दे में रक्त छानने का कार्य कौन करता है? नेफ्रॉन। गुर्दे में रक्त छानने का कार्य कौन करता है? नेफ्रॉन। मूत्र बनाने वाली नली को क्या कहते हैं? मूत्र नली। मूत्र बनाने वाली नली को क्या कहते हैं? मूत्र नली। मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन पहुंचाता है? मूत्रवाहिनी। मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन पहुंचाता है? मूत्रवाहिनी। मूत्र कहाँ संचित होता है? मूत्राशय में। मूत्र कहाँ संचित होता है? मूत्राशय से। मूत्राशय से मूल बाहर निकालने वाली नली कौन सी है? मूत्र मार्ग। मूत्राशय से मूत्र बाहर निकालने वाली नली कौन सी है? मूत्र मार्ग है। मूत्र का मुख्य घटक क्या है? यूरिया। मूत्र का मुख्य घटक कौन सा है? यूरिया है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। मनुष्य शरीर में जल का संतुलन कौन बनाए रखता है? गुर्दे। मानव शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है गुर्दे। अधिक पसीना आने पर मूत्र की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। अधिक पसीना आने पर मूत्र की मात्रा कम होती है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। गुर्दे में जाने वाले धमनी कौन सी है? वृक्क धमनी। गुर्दे में जाने वाली धमनी कौन सी है? वृक्क धमनी है। क्या है? वृक्क धमनी है। गुर्दे से बाहर आने वाली शिरा कौन सी है? वृक्क शिरा है। गुर्दे से बाहर आने वाली शिरा कौन सी है? वृक्क शिरा है। नेफ्रॉन में पुनः अवशोषण कहाँ कहाँ होता है? नलिका में। नेफ्रॉन में पुनः अवशोषण कहाँ होता है? नलिका में। मूत्र में पानी का पुनः अवशोषण किससे होता है? हेनले लूप में। मूत्र में पानी का पुनः अवशोषण कहाँ होता है? हेनले लूप में। मनुष्य के शरीर में कितने गुद्दे होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने गुद्दे होते हैं? दो गुद्दे होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने गुद्दे होते हैं? 2 गुद्दे होते हैं। मूत्र के यूरिया की उपस्थिति जांचने का परीक्षण क्या कहलाता है? बायोकेमिकल परीक्षण। मूत्र की यूरिया की उपस्थिति जांचने का परीक्षण क्या कहलाता है? बायोकेमिकल परीक्षण। गुर्दे का असफल होने पर क्या उपचार किया जाता है? डायलिसिस। गुर्दे के असफल होने पर क्या उपचार किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस किस झिल्ली का उपयोग करता है? अर्धपारगम झिल्ली। डायलिसिस में किस झिल्ली का उपयोग किया जाता है? अर्धपारगम झिल्ली। कृत्रिम गुर्दे को क्या कहा जाता है? डायलाइजर। कृत्रिम गुर्दे को क्या कहा जाता है? डायलाइजर। पौधे में अपशिष्ट पदार्थों कहाँ जमा होते हैं? वैक्यूल में। पौधे में अवशोषण कहाँ कहाँ पौधे में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जमा होता है? वैक्यूल में। पौधे में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। पौधे में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। पौधे में गैसीय अपशिष्ट किससे बाहर निकलते हैं? रंध्र से। पौधे में गैसीय अपशिष्ट किससे बाहर निकलते हैं? रंध्र से।
पौधे में जल का उत्सर्जन किस रूप में होता है? पौधे में जल का उत्सर्जन किस रूप में होता है? वाष्प से। पसीना किस अंग द्वारा निकलता है? त्वचा। पसीना किस अंग द्वारा निकलता है? त्वचा। मानव शरीर में त्वचा को क्या कहा जाता है? सहायक उत्सर्जन अंग। मानव शरीर में त्वचा को क्या कहा जाता है? सहायक उत्सर्जन अंग। पसीने में प्रमुख लवण कौन कौन पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। पसीने में प्रमुख लवण कौन पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। पसीना शरीर के किस संतुलन को बनाए रखता है? तापमान संतुलन। पसीना शरीर के किस संतुलन को बनाए रखता है? तापमान संतुलन। पौधे में राल और गोंद किसका उदाहरण है? पौधे में राल और गोंद किसका उदाहरण है? अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। उत्सर्जन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। मूत्र में अतिरिक्त जल निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूत्रोजन। मूत्र में अतिरिक्त जल निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूत्रोजन। डायलिसिस किस स्थिति में किया जाता है? वृक्क विफलता। डायलिसिस किस स्थिति में किया जाता है? वृक्क विफलता। मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन सा है? मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन सा है? गुद्दा है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त का क्षरण करता है? नेफ्रॉन में का कौन सा भाग रक्त का क्षरण करता है? बोमिन कैप्सूल। गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। मूत्र का मुख्य घटक क्या होता है? यूरिया। मूत्र का मुख्य घटक क्या होता है? यूरिया होता है। गुर्दे के असफल होने पर शरीर से अपशिष्ट निकालने की कृत्रिम प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुर्दे के असफल होने पर शरीर से अपशिष्ट निकालने की कृत्रिम प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। अध्याय 2 नियंत्रण एवं समन्वय। जंतु तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा है? एक्सोन। न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा है? एक्सोन है। न्यूरॉन का संदेश ग्रहण करने वाला भाग कौन सा है? डेंड्राइट। न्यूरॉन में संदेश किस रूप में प्रवाहित होता है? विद्युत आवेग। न्यूरॉन में संदेश किस रूप में प्रभावित होता है? विद्युत आवेग। तंत्रिका तंत्र नियंत्रित केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क है। तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कौन सा है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क को कौन सी झिल्ली ढकती है? मेनिनएलिज। मनुष्य को कौन सी झिल्ली ढकती है? मेनिनएलिज। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? परम मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा परम मस्तिष्क होता है। संतुलन एवं गति का नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क। संतुलन एवं गति का नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। स्वायत्त क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगाटा। स्वायत्त क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगाटा। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने समझने में सहायक है? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने समझने में सहायक है? प्रमस्तिष्क। मेरुरज्जु शरीर के किस भाग में स्थित है? केशुरुक नलिका। मेरुरज्जु शरीर के किस भाग में स्थित है? केशुरुक नलिका। मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश का आदान प्रदान कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। मेरुरज्जु। मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश का आदान प्रदान कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। न्यूरॉन के सिरों के बीच सूक्ष्म अंतराल को क्या कहा जाता है? सिनेप्स।
सिनेप्स के माध्यम से संदेश किस रूप में होता है? रासायनिक। सिनेप्स के माध्यम से संदेश किस रूप में होता है? रासायनिक होता है। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? खोपड़ी। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? खोपड़ी। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? कशेरुकाएँ। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? कशेरुकाएँ। मस्तिष्क के 3 भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला। मस्तिष्क का प्रमुख भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला। मस्तिष्क का 3 भाग कौन सा? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला। मस्तिष्क के स्मृति शक्ति का केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क की स्मृति शक्ति का केंद्र कौन सा है? प्रमस्तिष्क। तंत्रिका कौन सा अंग सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तंत्रिका सबसे बड़ा अंग कौन सा है? प्रमस्तिष्क है। तंत्रिका सबसे बड़ा अंग कौन सा है? प्रमस्तिष्क है। कौन सा तंत्र स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करता है? स्वचालित क्रियाओं कौन सा तंत्र स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करता है? स्वायत्त तंत्रिका। कौन सा तंत्र स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र शरीर के अंगों की गतिविधियों को समन्वय करता है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र शरीर के अंगों की गतिविधियों को समन्वय करता है? तंत्रिका तंत्र। रिफ्लेक्स क्रिया क्या नियंत्रण करता है? मेरुरज्जु। रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। रिफ्लेक्स क्रिया का मार्ग क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क। तंत्रिका कोशिका में केंद्र कहाँ स्थित होता है? कोशिका देह। तंत्रिका कोशिका में केंद्रक कहाँ स्थित होता है? तंत्रिका कोशिका देह। न्यूरॉन में सिग्नल प्रवाह की दिशा कैसी होती है? एक देशीय। न्यूरॉन में सिग्नल प्रवाह की दिशा कैसी होती है? एक देशीय। तंत्रिका तंत्र के 2 प्रमुख भाग कौन से हैं? केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के 2 प्रमुख भाग कौन से हैं? केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्या आता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्या आता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? तंत्रिकाएं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? तंत्रिकाएं। सिनेप्स के पार संदेश पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? सिनेप्स के पार संदेश पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? सिनेप्स के पार संदेश पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। रिफ्लेक्स क्रिया का उदाहरण क्या है? गर्म वस्तु से हाथ हटाना। रिफ्लेक्स क्रिया का उदाहरण क्या है? गर्म वस्तु से हाथ हटाना। रिफ्लेक्स क्रिया का उदाहरण क्या है? गर्म वस्तु से हाथ हटाना। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? न्यूरॉन है। मेरुरज्जु का ऊपरी सिरा किससे जुड़ा होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा से। मेरुरज्जु का ऊपरी सिरा किससे जुड़ा होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा से। शरीर की संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क है। शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क है। सोचने और निर्णय लेने की क्रिया कहाँ होती है? प्रमस्तिष्क। सोचने और निर्णय लेने की क्रिया कहाँ होती है? प्रमस्तिष्क होती है। स्वचालित अंगों का नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वचालित अंगों का नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क में कितने जोड़े कपाल तंत्रिकाएं होती है? 12।
मस्तिष्क में कितने जोड़े कपाल तंत्रिकाएं होती है? 12 होती है। मेरुरज्जु में कितने जोड़े इस स्पाइनल नर्व से निकलती है? मनुष्य में कितने जोड़े स्पाइनल नर्व से निकलती है? 31। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। कौन सा मस्तिष्क भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? कौन सा मस्तिष्क भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? मेरुरज्जु में होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका था। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सिनेप्स में संकेत किस रूप में संचारित होता है? रासायनिक रूप में। सिनेप्स में संदेश किस रूप में संचालित होता है? रासायनिक रूप में। पादपों और समन्वय के बारे में। पौधे में समन्वय किसके द्वारा होता है? रासायनिक पदार्थों द्वारा। पौधे में समन्वय किसके द्वारा होता है? रासायनिक पदार्थों द्वारा। पौधे में तंत्र का अभाव होता है अथवा नहीं होता है? होता है। पौधे में हार्मोन को क्या कहा जाता है? पादप वृद्धि नियामक। पौधे में हार्मोन को क्या कहा जाता है? पादप वृद्धि हार्मोन। ऑक्सिन किस प्रकार का पादप हार्मोन है? वृद्धि उत्तेजक। ऑक्सिन किस प्रकार का पादप हार्मोन है? वृद्धि उत्तेजक। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन है। जिबरेलिन का मुख्य कार्य क्या है? लंबाई में वृद्धि। जिबरेलिन का मुख्य कार्य क्या है? लंबाई में वृद्धि। एब्सिसिक अम्ल किस प्रकार का हार्मोन है? वृद्धि अवरोधक है। एब्सिसिक अम्ल किस प्रकार का हार्मोन है? वृद्धि अवरोधक है। वृद्धि अवरोधक है। इथिलीन किस रूप में कार्य करता है? गैसीय हार्मोन। इथिलीन किस रूप में कार्य करता है? गैसीय हार्मोन। इथिलीन किस क्रिया को प्रोत्साहित करता है? फल पकाना। इथिलीन किस क्रिया को प्रोत्साहित करता है? फल पकाना। जड़ों में पाए जाने वाले धनात्मक ट्रॉफिज्म कौन सी है? भू अभिविन्ति। पौधे में प्रकाश की दिशा में वृद्धि क्या कहलाती है? प्रकाश भी विन्ति। पौधे में जल की दिशा में वृद्धि क्या कहलाती है? जलाभिवृद्धि। पौधे में प्रकाश बोलेगा तो प्रकाश से भी विन्ति, पौधे में जल बोलेगा तो जलाभिविन्ति। पौधे में रासायनिक पदार्थों की दिशा में वृद्धि क्या कहलाती है? रसायनाभिवृद्धि। रासायनिक बोलेगा तो रसायनाभिवृद्धि। पौधे में स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? स्पर्शभिवृत्ति। पौधे में स्पर्श प्रति प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्शभिवृत्ति। मटर की बेल किस प्रकार की भिवृत्ति दिखाती है? स्पर्शभिवृत्ति। जड़ की वृद्धि किस दिशा में होती है? नीचे की ओर। जड़ में वृद्धि किस दिशा में होती है? नीचे की ओर। तना की वृद्धि किस दिशा में होती है? ऊपर की ओर। तना में वृद्धि किस दिशा में होती है? ऊपर की ओर। सूर्य की दिशा में झुकना किस प्रकार की अभिविन्ति है? प्रकाशभिवृत्ति। पौधे में कोशिकाओं का हार्मोन कहाँ बनते हैं? वृद्धि क्षेत्रों में। पौधे में कोशिकाओं का हार्मोन कहाँ बनते हैं? वृद्धि क्षेत्रों में। पादपों में बाहरी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? अभिविन्ति। ऑक्सीन का निर्माण पौधे के किस भाग में होता है? शीर्ष कलिका में। ऑक्सीन का निर्माण पौधे के किस भाग में होता है? शीर्ष कलिका में। पौधे में नो स्पिंग गति किस कारण होती है?
टर्गर दाब में परिवर्तन। मिमोसा छुई मुही पौधे की पत्तियां स्पर्श करने पर क्यों सिकुड़ जाती है? 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 टर्गर दाब की में कमी। टर्गर दाब किसके कारण उत्पन्न होता है? जल प्रवाह। टर्गर दाब किसके कारण उत्पन्न होता है? जल प्रवाह। पादपों में समन्वय के लिए कौन सा तंत्र अनुपस्थित होता है? तंत्रिका तंत्र। पादपों में समन्वय के लिए कौन सा तंत्र अनुपस्थित होता है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा हार्मोन पत्तियों के झरने को नियंत्रित करता है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल है। बीज अंकुरण में सहायक हार्मोन कौन सा है? बीज अंकुरण में सहायक हार्मोन कौन सा है? जिबरेलिन है। जिबरेलिन है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। पौधे की जड़ें किस प्रकार की अभिविन्ति अभि अभिविन्ति प्रदर्शित करती है? धनात्मक भू ओ भी अभिविन्ति। पौधे की जड़ें किस प्रकार अभिविन्ति प्रदर्शित करती है? धनात्मक भू अभिविन्ति। पौधे की पत्तियां किस प्रकार का ओ अभिविन्ति प्रदर्शित करती है? पौधे की पत्तियां किस प्रकार के अभिविन्ति प्रदर्शित करती है? ऋणात्मक भू अभिविन्ति। भू अभिविन्ति। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पौधे की बाह्य उद्दीपन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? नैसर्गिक गति। पौधे में बाह्य उद्दीपन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? नैसर्गिक गति। पौधे में वृद्धि किस प्रकार की होती है? शीर्ष मेरुस्टेम। शीर्ष मेरुस्टेम। शीर्ष मेरुस्टेम। शीर्ष मेरुस्टेम। प्रकाश की दिशा में पौधे का झुकना किस कारण होता है? ऑक्सीजन और असमान वितरण। प्रकाश की दिशा में पौधे का झुकना किस कारण होता है? ऑक्सीजन और असमान वितरण। पौधे में अभिविन्ति का उदाहरण क्या है? तना का प्रकाश की ओर झुकना। पौधे में अभिविन्ति का उदाहरण क्या है? तना का प्रकाश में झुकना। पौधे में गति किसके कारण होती है? जल संतुलन परिवर्तन। 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 पौधे में उद्दीपन की प्रतिक्रिया में समय लगता है क्योंकि उनमें क्या नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र। पौधे में उद्दीपन की प्रक्रिया में समन्वय लगता है क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा हार्मोन बीज के अंकुरण में सहायक होता है? कौन सा हार्मोन बीज के अंकुरण में सहायक होता है? जिबरेलिन। जिबरेलिन। जिबरेलिन होता है। जिबरेलिन होता है। कौन सा हार्मोन पौधे में कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित करता है? कौन सा हार्मोन पौधे की कोशिकाओं में विभाजन प्रेरित करता है? साइटोकाइनिन। 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 कौन सा पादप हार्मोन पौधे में पत्तियों के झरने का कारण बनता है? कौन सा पादप हार्मोन पौधे में पत्तियों के झरने का कारण बनता है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। कौन सा पौधा स्पर्श के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देता है? छुई मुई। कौन सा पौधा स्पर्श के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देता है? छुई मुई देता है। तना का प्रकाश की ओर झुकना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीजन। तना का प्रकाश की ओर झुकना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीजन। 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 ये तीन चैप्टर। जीवों में जनन कैसे होता है? जीवों में जनन कैसे होता है? पौधे में जनन पहले। पौधे में जनन। पौधे में जनन के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। पौधे में जनन के 2 प्रमुख जनन कौन से हैं? लैंगिक और अलैंगिक। बिना निषेचन के होने वाला जनन क्या कहलाता है? बिना निषेचन के होने वाला जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। बीज द्वारा जनन किस प्रकार का होता है? लैंगिक जनन। बीज द्वारा जनन किस प्रकार का होता है? लैंगिक जनन होता है। पौधे में अलैंगिक जनन की सबसे सरल विधि कौन सी है? खंड
खंडन है। पौधे में लैंगिक जनन की सबसे सरल विधि कौन सी है? खंडन है। जलकुंभी में लैंगिक जनन किस विधि से होता है? जलकुंभी में लैंगिक जनन किस विधि से द्वारा होता है? धावक विधि से होता है। धावक विधि से होता है, धावक विधि से। इष्ट में जनन किस विधि से होता है? कलिका जनन से। इष्ट में जनन किस विधि से होता है? कलिका जनन, कलिका जनन, कलिका जनन, कलिका जनन, कलिका जनन, कलिका जनन होता है, कलिका जनन, कलिका जनन। आलू में जनन किस विधि से होता है? बस वनस्पति जनन। आलू में जनन किस विधि से होता है? वनस्पति जनन। प्याज में नया पौधा किस प्रकार का होता है? बल्ब गांड। प्याज में नया पौधा किस भाग में होता है? बल्ब। अदरक अदरक में नया पौधा किस भाग में होता है? भूमिगत तना। अदरक में नया पौधा किस भाग में होता है? भूमिगत तना। पौधे में बीज बीज किस संरचना से बनता है? बीजांड। पौधे में बीज किस संरचना से बनता है? बीजांड। किस संरचना से बनता है? बीजांड। बीजांड किस प्रकार के भीतर पाया जाता है? बीजांड किस भाग के भीतर पाया जाता है? अंडाशय। बीजांड जो है किस भाग के भीतर पाया जाता है? अंडाशय, अंडाशय। फूल का रस कौन सा भाग परागकण उत्पन्न करता है? परागकोश। फूल का रंग, फूल का कौन सा भाग परागकण उत्पन्न करता है? परागकोश, परागकोश। परागकण का संतरण क्या कहलाता है? परागकण। परागकण का संतरण क्या कहलाता है? परागन। परागन कितने प्रकार के होते हैं? दो। स्वपरागन और परपरागन। परागन के कितने प्रकार होते हैं? स्वपरागन और परपरागन। परागन के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? निषेचन। परागन के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? निषेचन होती है। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? फल। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? फल। निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित होता है? बीज। निषेचन के बाद बीजांड जो है किसमें परिवर्तित होता है? बीज के। फूल में नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेश्वर। फूल में नर जनन अंग, नर जनन लड़का वाला, पुंकेश्वर। पुंकेश्वर, पुंकेश्वर। फूल में नर जनन अंग कहलाता है, पुंकेश्वर कहलाता है। फूल में नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेश्वर। फूल में मादा जनन अंग क्या कहलाता है? अंडप। फूल में मादा जनन अंग जनन कहलाता है अंडप, अंडप, अंडप। पादप जनन में अंडकोश का कार्य क्या है? परागन बनाना। पादप जनन में अंडकोश का कार्य क्या है? परागन बनाना। पादपों में लैंगिक जनन की विशेषता क्या है? आनुवंशिक विविधता। पादपों में लैंगिक जनन की विशेषता क्या है? आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विविधता। पुष्प का सचित्र वर्णन करें। पुष्प का सचित्र वर्णन करें। पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है। पुष्प जो है पौधे का प्रजनन अंग होता है। पुष्प जो है पौधे का प्रजनन अंग होता है, जो बीज निर्माण में सहायक होता है, जो बीज निर्माण में सहायक होता है। यह सामान्यतः तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है। यह सामान्यतः तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है और चार प्रमुख भागों में मिलकर बना होता है, और चार प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। दलपुंज, पंखुड़ी पुंज, पुंकेश्वर, स्त्रीकेसर। दलपुंज फूल को कली अवस्था में सुरक्षा देता है। दलपुंज फूल को कली अवस्था में सुरक्षा देता है। पंखुड़ियाँ आकर्षक रंग और गंध द्वारा कीटों को आकर्षित करती है। पुंकेश्वर के परागन बनते हैं तथा स्त्रीकेसर में अंडाणु स्थित रहते हैं। परागन और निषेचन के बाद फूल फल और बीज में परिवर्तित हो जाता है। फूल और बीज में परिवर्तित हो जाता है। फूल उसका सचित्र वर्णन। इस किस प्रक्रिया में पौधे में बिना बीज के नया पौधा उत्पन्न होता है? किस प्रक्रिया में पौधे में बिना बीज के नया पौधा उत्पन्न होता है? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। नीचे नीचे में से कौन सा पौधा अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करता है? अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करता है। गुलाब, गुलाब, गुलाब। किस भाग के माध्यम से आलू में नया पौधा उत्पन्न होता है? तना, कंद। किस भाग के माध्यम से आलू में नया पौधा उत्पन्न होता है? तना, कंद। पौधे में युग्मक
मिलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। निषेचन कहा जाता है। पुष्प का कौन सा भाग नर जनन कहलाता है? पुंकेसर। पुष्प का कौन सा भाग नर जनन कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन के बारे में पढ़िए। मानव में जनन का प्रकार क्या है? लैंगिक जनन। मानव में जनन का प्रकार है लैंगिक जनन है। मानव में नर जनन कोशिका क्या कहलाता है? शुक्राणु। मानव में नर जनन कोशिका क्या कहलाता है? शुक्राणु। मानव में मादा जनन कोशिका क्या कहलाता है? अंडाणु। मानव में मादा जनन कोशिका क्या कहलाता है? अंडाणु। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? अंडवाहिनी। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। निषेचन के बाद बनने वाली एक कोशिकीय संरचना क्या कहलाती है? युग्मज। निषेचन के बाद बनने वाली एक कोशिकीय संरचना क्या कहलाती है? युग्मज। युग्मज के भ्रूण कहाँ विकसित होता है? गर्भाशय। युग्मज के से भ्रूण कहाँ विकसित होता है? गर्भाशय। भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? अपरा। अपरा। भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? अपरा। पुरुष जनन कौन सा है? वृषण। पुरुष जनन कौन सा अंग कौन सा है? वृषण है। पुरुष जनन कौन सा? वृषण। पुरुष जनन कौन सा? वृषण। पुरुष कौन सा? वृषण। पुरुष वृषण है। स्त्री जनन कौन सा है? पुरुष जनन अंग कौन सा है? वृषण है। स्त्री जनन अंग कौन सा? अंडाशय है। अंडाशय है। वृषण में कौन सी कोशिकाएं शुक्राणु बनाती है? वृषण में कौन सी कोशिकाएं शुक्राणु बनाती है? जर्म कोशिकाएं। जर्म कोशिकाएं जो है शुक्राणु बनाती है। अंडाशय में कौन सी संरचना अंडाणु उत्पन्न करती है? अंड कोशिका। अंडाशय में कौन सी संरचना अंडाणु उत्पन्न करती है? अंड कोशिका। अंड कोशिका करती अंड कोशिका। अंड कोशिका। अंड कोशिका। पुरुष हार्मोन का नया नाम बताइए। टेस्टोस्टेरोन। पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। टेस्टोस्टेरोन। स्त्री हार्मोन का नाम बताइए। एस्ट्रोजन। स्त्री हार्मोन का नाम बताइए। एस्ट्रोजन। निषेचन के बाद अंडाणु किस में परिवर्तित होता है? युग्मज। निषेचन के बाद अंडाणु किस में परिवर्तित होता है? युग्मनज। भ्रूण का विकास किस स्थान पर होता है? गर्भाशय में। भ्रूण का विकास किस स्थान में पर होता है? गर्भाशय। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में। अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। मानव में भ्रूण को मातृ शरीर के जोड़ने वाली नलिका नलिका क्या कहलाती है? गर्भकाल। मानव के भ्रूण को मातृ शरीर में जोड़ने वाली नलिका क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? गर्भकाल कहलाती है। इस स्त्रियों में मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? 28 दिन। इस स्त्रियों में मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि क्या होती है? 28 दिन होती है। क्या होती है? 28 दिन होती है। मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाणु का निर्माण कब होता है? मध्य चक्र में। 14 में। इस स्त्रियों में मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? 28 दिन। मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाणु का निर्माण कब होता है? मध्य चक्र में लगभग 14वें दिन। मध्य चक्र में लगभग 14वें दिन होता है। मासिक धर्म चक्र के दौरान का निर्माण कब होता है? 14वें दिन होता है। पुरुषों में शुक्राणु संग्रहण का स्थान कौन सा है? एपिडीमिस। पुरुषों में शुक्राणु संग्रहण का स्थान कौन सा होता है? एपिडीमिस। पुरुष जनन प्रणाली में शुक्राणु के उत्सर्जन की नली कौन सी है? शुक्रवाहिनी। पुरुष जनन प्रणाली में शुक्राणु के उत्सर्जन की नली कौन सी होती है? शुक्रवाहिनी। युग्मनज को विकसित होकर बनने वाली विकसित शिशु क्या कहलाता है? भ्रूण। युग्मनज से विकसित होकर बनने वाली विकसित शिशु क्या कहलाती है? भ्रूण। मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है? आंतरिक निषेचन। मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है? आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है। नर नर जनन तंत्र क्या है? विस्तार बताइए। नर जनन तंत्र क्या है? विस्तार बताइए। नर जनन तंत्र वह तंत्र है। नर जनन तंत्र वह तंत्र है जो शुक्राणुओं का निर्माण एवं निषेचन के लिए उत्तरदायी है। जो शुक्राणुओं का निर्माण एवं निषेचन के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें मुख्यतः वृषण। इसमें क्या क्या होता है? वृषण होता है। एपिडिमिस होता है। वृषण वाहिनी होता है। वीर्य कोश होता है।
पोस्टेड ग्रंथि होता है। पोस्टेड ग्रंथि मूत्र मार्ग और लिंग शामिल होते हैं। वृषण शुक्राणु एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। एपिडिमिस में शुक्राणु संग्रहित होते हैं। वृषण वाहिनियों के माध्यम से शुक्राणु वीर्य कोश और पोस्टेड ग्रंथि से श्वासित द्रव्य के साथ मिलकर वीर्य बनाते हैं और यह वीर्य मूत्र मार्ग द्वारा लिंग से बाहर निकलता है। यह तंत्र जनन क्रिया के लिए आवश्यक शुक्राणुओं के निर्माण, पोषक और निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नर जनन तंत्र का सविस्तार बताइए। नर जनन तंत्र वह तंत्र है जो शुक्राणुओं का निर्माण एवं निषेचन के लिए उत्तरदायी होता है। इसे मुख्यतः वृषण, एपिडिमिस, वृषण वाहिनी, वीर्यकोश, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और लिंग शामिल होते हैं। वृषण शुक्राणु एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। एपिडिमिस में शुक्राणु संग्रहित होते हैं। वृषण वाहिनी के माध्यम से शुक्राणु वीर्यकोश और प्रोस्टेट ग्रंथि में श्वसित द्रव्य के साथ मिलकर वीर्य बनाते हैं। यह वीर्य मूत्र मार्ग द्वारा लिंग से बाहर निकलता है। यह तंत्र जनन क्रिया के लिए आवश्यक शुक्राणुओं के निर्माण, पोषण और निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नर जनन तंत्र देख लीजिए। नर जनन तंत्र फोटो। मादा जनन तंत्र का स्वचालित बताइए। मादा जनन तंत्र का। मादा जनन तंत्र वह तंत्र है जो अंडाणुओं का निर्माण करता है। मादा जनन तंत्र वह तंत्र जो अंडाणुओं का निर्माण, निषेचन तथा भ्रूण के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। मादा जनन तंत्र वह तंत्र है जो अंडाणुओं का निर्माण, निषेचन तथा भ्रूण के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें मुख्यतः अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भमुख और योनि शामिल है। इसमें मुख्यतः अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भमुख शामिल होते हैं। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है तथा यह एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन हार्मोन श्वसित करता है। अंडवाहिनी में निषेचन होता है। अंडवाहिनी में निषेचन होता है जहाँ शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं। निषेचित अंडाणु गर्भाशय में स्थापित होकर भ्रूण का विकास करता है। गर्भाशय भ्रूण को पोषण और संरक्षण प्रदान करता है, जबकि योनि जनन मार्ग के रूप में कार्य करता है। यह संपूर्ण तंत्र महिला के जनन एवं मातृत्व के अंतर्गत आवश्यक है। ठीक है। मादा जनन तंत्र। रजोधर्म क्या है? रजोधर्म क्या है, सो विस्तार बताइए। रजोधर्म क्या है, सो विस्तार बताइए। रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में होने वाली जैविक प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय की भीतरी परत एंडोमेट्रियम का झरना और रक्त श्वास होता है। जिसमें गर्भाशय की भीतरी परत एंडोमेट्रियम का झरना या सख्त प्रभाव होता है। यह प्रक्रिया लगभग 28 दिनों में एक बार होती है। 28 दिनों में एक बार होती है और सामान्यतः 3 से 5 दिनों तक चलती है। 3 से 5 दिनों में होती है। रजोधर्म तब प्रारंभ होता है जब अंडाशय के अंडाणु निकलने के बाद उसका निषेचन नहीं होता है। जब अंडाशय के अंडाणु निकलने के बाद उसका निषेचन नहीं होता है, गर्भाशय की परत जो भ्रूण के पोषण के लिए तैयार होती है, गर्भाशय की जो परत होती है भ्रूण के लिए पोषण के लिए तैयार होती है, भ्रूण के पोषण के लिए तैयार होती है, टूटकर रक्त के रूप में योनि द्वारा बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत किशोरावस्था में होती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत किशोरावस्था में होती है और रजोनोवृत्ति तक चलती है। यह स्त्री के प्रजनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है और शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने की सहायता करती है। शरीर में संतुलन बनाए रखने की सहायता करती है। रजोधर्म क्या है? ठीक है। निम्न में से कौन सा अंग शुक्राणु का निर्माण करता है? निम्न में से कौन सा अंग शुक्राणु का निर्माण करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करता है वृष। अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में, वृषण में। ये वृषण हुआ।
अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। मानव में निषेचन कहाँ होता है? अंड वाहिना वाहिनी में। मानव में निषेचन कहाँ होता है? अंड वाहिनी में होता है। अंड वाहिनी में होता है। गर्भाशय की भीतरी परत कहाँ, जहाँ भ्रूण का आरोपण होता है, क्या कहलाता है? गर्भाशय में भीतरी परत जहाँ भ्रूण का आरोपण होता है, कहाँ, क्या कहलाता है? मायोमेट्रियम। निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? युग्मज जनन एवं स्वास्थ्य के लिए। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण है। जनसंख्या नियंत्रण है। अनचाहे गर्भ में बचाव की विधियों को क्या कहा जाता है? गर्भानिरोध। अनचाहे गर्भ से बचाव के विधियों को क्या कहा जाता है? गर्भाविरोध। कंडोम किस प्रकार का गर्भ निरोधक ग्रंथि है? यांत्रिक विधि है। कंडोम किस प्रकार का गर्भ निरोधक विधि है? यांत्रिक विधि है। तांबे का टी तांबे का टी किस प्रकार का गर्भ निरोधक विधि है? किस प्रकार का गर्भ निरोधक विधि है? तांबे तांबे की तांबे का टी कॉपर के नमो तांबे बोले कॉपर का टी किस प्रकार गर्भ निरोधक विधि है? गर्भाशय में लगने वाला यांत्रिक विधि। गर्भाशय में लगने वाला यांत्रिक विधि। नसबंदी किस प्रकार की गर्भ निरोधक विधि है? अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि। नसबंदी किस प्रकार की नर्भ निरोधक विधि है? अस्थायी विधि है। पुरुषों में नसबंदी की प्रक्रिया क्या कहलाता है? नसबंदी। पुरुषों में नसबंदी की प्रक्रिया क्या कहलाता है? नसबंदी कहलाता है। स्त्रियों में नसबंदी की प्रक्रिया क्या कहलाता है? नलिका बंधन कहलाता है। नलिका बंधन कहलाता है। स्त्रियों में नसबंदी का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नलिका बंधन कहा जाता है। एड्स रोग का कारक है HIV वायरस। एड्स रोग कारक कौन सा? HIV वायरस। एड्स रोग मुख्यतः किस माध्यम से फैलता? असुरक्षित यौन संबंध। लैंगिक संचारित रोगों STD के बचाव का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सुरक्षित यौन व्यवहार। गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं? एंड्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। गर्भ निरोधक गोलियों में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। परिवार नियंत्रण क्या है? सविस्तार बताइए। परिवार नियंत्रण क्या है? सविस्तार बताइए। परिवार नियंत्रण या परिवार नियोजन का अर्थ है संतानों की संख्या और जन्म के बीच अंतर को नियंत्रित करना, ताकि परिवार का आकार संतुलित और स्वस्थ रहे। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और माता पिता एवं बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करना। परिवार नियंत्रण के लिए विभिन्न गर्भ निरोधक विधियाँ अपनाई जाती है, जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियाँ, तांबा टी, कॉपर टी तथा नसबंदी आदि। इन उपायों के अनचाहे गर्भ का रोका जा सकता है और मातृ मृत्यु दर की कमी आती है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समाज में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार परिवार नियंत्रण स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए दिशा के आवश्यक कदम है। परिवार नियंत्रण क्या है? परिवार नियोजन का अर्थ परिवार नियोजन का अर्थ है संतानों की संख्या और जन्म के बीच अंतर को नियंत्रित करना, ताकि परिवार का आकार संतुलित और स्वस्थ रहे। इसका मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और माता पिता के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। परिवार नियंत्रण के लिए विभिन्न गर्भ निरोधक विधियाँ अपनाई जाती है, जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियाँ, तांबा टी, कॉपर टी तथा नसबंदी आदि। इन उपायों के अनचाहा गर्भ को रोका जा सकता है और मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समाज में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार परिवार नियंत्रण स्वास्थ्य और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक आवश्यक कदम है। परिवार नियोजन की विधियाँ बताइए। परिवार नियोजन की विधियाँ बताइए।
परिवार नियोजन की प्रमुख विधियाँ हैं कंडोम, गर्म निरोधक गोली, तामाटी, तामाटी मतलब कॉपर टी, नसबंदी, नसबंदी, कैलेंडर विधि, कैलेंडर विधि, कैलेंडर विधि, सहसास अवरोधन विधि, गर्मनिरोधक इंजेक्शन, एम्प्लांट, डाया डायाफॉर्म, नसबंदी सर्जरी, नसबंदी सर्जरी। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या? परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या? जनसंख्या नियंत्रण। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या? जनसंख्या नियंत्रण है। गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। कौन सी विधि अस्थायी गर्भ निरोधक मानी जाती है? कौन सी विधि अस्थायी गर्भ निरोधक मानी जाती है? नसबंदी मानी जाती है, नसबंदी। एड्स रोग का कारक कौन सा वायरस है? HIV। एड्स रोग का कारक कौन सा वायरस है? HIV। लैंगिक संचारित रोगों से बचाव का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सुरक्षित यौन व्यवहार। लैंगिक संचारित रोगों के बचाव का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सुरक्षित यौन व्यवहार, सुरक्षित यौन व्यवहार। अध्याय 4 आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का अध्ययन। आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने प्रयोग किस पर किया? मटर के पौधे पर। मेंडल ने प्रयोग किस पर किया? मटर के पौधे पर। बाह्य दिखाई देने वाले गुणों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र। बाह्य दिखाई देने वाले गुणों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र। आनुवंशिकी संरचना को क्या कहते हैं? जननविक। आनुवंशिक संरचना को क्या कहते हैं? जननविक। आनुवंशिक गुण किसमें पाए जाते हैं? जीन में। आनुवंशिक गुण किसमें पाए जाते हैं? जीन में। आनुवंशिक गुण किसमें पाए जाते हैं? आनुवंशिक गुण किसमें पाए जाते हैं? गुण जीन में पाए जाते हैं। जीन में पाए जाते हैं। जीन कहाँ स्थित होता है? जीन कहाँ स्थित होता है? गुणसूत्र पर। जीन कहाँ स्थित होता है? गुणसूत्र पर। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। अधिक प्रभावी जीन क्या क्या कहते हैं? प्रधान जीन। अधिक प्रभावी जीन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रधान जीन। दमन होने वाले जीन क्या कहलाते हैं? अप्रभावी जीन, अप्रभावी जीन, दमन होने वाले जीन क्या कहलाते हैं? अप्रभावी जीन, अप्रभावी जीन कहलाते हैं, अप्रभावी जीन कहलाते हैं। दो अलग गुण नियंत्रित करने वाले जीन युग्म को कहते हैं द्विगुणी। दो अलग गुण नियंत्रित करने वाले जीन युग्म कहते हैं द्विगुणी। एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले जीन युग्म को क्या कहते हैं? एलील, एलील। माता पिता के संतानों में गुण हस्तांतरण को क्या कहते हैं? विरासत। माता पिता के संतानों में गुण हस्तांतरण को क्या कहते हैं? विरासत। मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है? लैंगिक गुणधर्म। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसमें होता है? लैंगिक गुणसूत्र। पुरुष में लैंगिक गुणसूत्र XY। पुरुष में लैंगिक गुणसूत्र XY। स्त्री में लैंगिक गुणसूत्र XX। मानव में लिंग निर्धारण किसके कारण होता है? पुरुष के। मानव में लिंग निर्धारण किसके कारण होता है? पुरुष से। सदैव संतान में पाए जाने वाले गुण क्या कहलाते हैं? अस्थायी गुण। सदैव संतान में पाए जाने वाले गुण क्या कहलाते हैं? अस्थायी गुण, अस्थायी गुण, अस्थायी गुण, अस्थायी गुण, अस्थायी गुण। गुणसूत्र का वह भाग जो आनुवंशिक सूचना रखता है। DNA। गुणसूत्र का वह भाग जो आनुवंशिक सूचना रखता है। DNA की द्विसर्पिल संरचना की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक। DNA की द्विसर्पिल संरचना की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक। वे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहते हैं परिवर्तनशील गुण हैं। वे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहते हैं परिवर्तनशील गुण। रक्त समूह का निर्धारण
किसके द्वारा होता है? रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। पुत्र पुत्र होने की संभावना किस पर निर्भर होती है? वाई गुणसूत्र से। पुत्र होने का संभावना किस पर निर्भर होता है? वाई गुणसूत्र पर। मेंडल द्वारा किए गए आनुवंशिक प्रयोगों का वर्णन कीजिए तथा आनुवंशिक के नियमों का स्पष्ट कीजिए। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग करके आनुवंशिक के सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने देखा कि संतान में गुण माता पिता के हस्तांतरित होते हैं। उसके प्रयोगों में दो प्रमुख नियम बने हैं, पृथक्करण नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण नियम। पृथक्करण, जो गुण के लिए दो कारक होते हैं जो गेमेट बनने के अलग होते हैं। स्वतंत्र, विभिन्न गुण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। इस नियमों को आनुवंशिक की नींव पड़ी। आनुवंशिक और विविधता क्या है? इसके महत्व को उदाहरण से ही समझाइए। आनुवंशिक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुण माता पिता के संतान हस्तांतरित होते हैं। विविधता से आश्चर्य यह है कि संतान में माता पिता में थोड़ा भिन्न होते हैं। तो डीएनए में हुए सूक्ष्म परिवर्तन विविधता लाते हैं। महत्व, विविधता का कारण ही जीव विभिन्न पर्यावरणों के अनुकूल बनते हैं। यह विकास की मूलभूत प्रक्रिया है। उदाहरण, एक ही पौधे के बीज से बने पौधे में ऊंचाई का फूल के रंग में अंतर विविधता का उदाहरण है। लामार्क एवं डार्विन के विकास के सिद्धांतों की तुलना कीजिए। लामार्क का सिद्धांत, अर्जित लक्षणों का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि जीव अपने जीव काल में अर्जित लक्षणों को अपनी संतान को दे देते हैं। जैसे जिराफ के ऊंचे पैरों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन लंबी की। डार्विन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन। उन्होंने कहा कि प्रकृति केवल उन्हीं जीवों को बचाती है जो अनुकूलन परिस्थितियों में जीवित रह पाते हैं। अर्थात लैमार्क के अर्जित लक्षणों पर बल दिया, जबकि डार्विन ने प्राकृतिक चयन पर। डार्विन का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से अधिक मान्य है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का। मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का उपयोग किया था? मटर ने। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। लिंग निर्धारण में कौन से गुणसूत्र भाग लेते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र। लिंग निर्धारण में कौन से गुणसूत्र भाग लेते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र। यदि किसी संतान को पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो संतान का लिंग होगा पुरुष होगा। वाई गुणसूत्र प्राप्त होगा तो मानव में विकास। आइए देखिए, मानव के विकास में अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है? उत्क्रांति विज्ञान में। मानव के विकास का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है? उत्क्रांति विज्ञान। विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। डार्विन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन के अनुसार विकास का आधार क्या है? प्राकृतिक चयन है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का सबसे नज़दीकी वानर संबंधी पूर्वज कौन है? चिंपैंजी। मनुष्य का सबसे नज़दीकी वानर संबंधी
संबंधी पूर्वज कौन है? चिंपैंजी। सबसे पुराना ज्ञात मानव पूर्वज कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। होमो होमो हेबियंस का अर्थ क्या होता है? कुशल मानव। होमो होमो इरेक्ट का अर्थ क्या होता है? सीधा चलने वाला मानव। आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई? लगभग 2 लाख वर्ष पहले। मानव विकास की सबसे नवीन प्रजाति कौन सी है? हिमो सेपियंस। हिमो सेपियंस। हिमो सेपियंस। हिमो सेपियंस। विकास की दिशा किस प्रक्रिया की निर्धारित होती है? अनुकूलन अनुकूलन अनुकूलन। मानव विकास के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। मानव का विकास लाखों वर्षों में हुआ। प्रारंभिक मानव का विकास वानर सित जीवों से हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका में पाया जाने वाला सीधा चल सकता है। होमो हेमियस औजारों का प्रयोग करने वाला। होमो इरेक्ट आग का प्रयोग करने वाला मानव। नियंडरथल मानव गुफाओं में रहने वाला। होमोसेपियंस आधुनिक मानव जो सोचने समझने में सक्षम। इन सभी चरणों में मानव आज भी अवस्था में पहुंचा है। विकास से आप क्या समझते हैं? डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। विकास का अर्थ है जीवों में समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार प्रकृति में जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जो जीव अपने परिवेश के अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। ऐसे जीव अपने लक्षणों को आगे की पीढ़ियों में हस्तांतरित करते हैं। समय के साथ नई प्रजातियों का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया विकास कहलाती है। यही प्रक्रिया विकास कहलाती है। डीएनए की संरचना और कार्य का वर्णन कीजिए। डीएनए प्रत्येक कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। इसकी संरचना दोहरी कुंडल होती है जिसे वाटसन और क्रिक ने बताया। डीएनए न्यूक्लियस से बना होता है जिसमें शर्करा एवं फास्फेट और नए नाइट्रोजन क्षारक एटीजीसी होते हैं। डीएनए का मुख्य कार्य होता है आनुवंशिक सूचना को संग्रहित और संचारित करना। यही जीन का आधार होता है और संतान के गुणों का हस्तांतरण का माध्यम भी। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। कौन सा मानव पूर्वज सबसे पहले आग का प्रयोग करता है? होमो इरेक्टस। कौन सा मानव पूर्वज सबसे पहले आग का प्रयोग करता है? होमो इरेक्टस। मानव का सबसे नजदीकी जीवित वानर पूर्वज कौन है? चिंपैंजी है। थैंक यू। सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। एसएसटी भी अपलोड कर दिए हैं, हिंदी भी अपलोड कर दिए हैं, सब अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ जाके देख लीजिए चैप्टर बाय चैप्टर। और वहाँ मैराथन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वहाँ मैराथन चल रहा है। ठीक, देख लीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।